फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का अपने जेआईवी का मॉड्यूल बी का यूनिट 7 कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर पे। दोस्तों, इस लेसन को समाप्त को हम लोग इस लेसन के द्वारा हम लोग समझेंगे दोस्तों अकाउंटेंसी होता क्या है, कितने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी है, सरल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। निश्चित रूप से एक एक चीज़ों को आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अंतिम तक बने रहिए इस लेसन में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले ये समझते हैं अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी हमारे बिजनेस का एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू बिजनेस हाउस जो हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो एक तरफ है हमारा बिजनेस हाउस और एक तरफ है हमारा आउटसाइड वर्ल्ड। दोनों को लिंक कौन करता है? तो दोनों को लिंक करता है दोस्तों हमारा अकाउंटेंसी। तो इस लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस लैंग्वेज को ऐसा हो जाए कि सभी लोग समझें। टू मेक दिस लैंग्वेज कॉमनली अंडरस्टैंड बाय ऑल, इट इज़ एसेंशियल दैट इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों, ये ज़रूरी ये है कि वो लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड हो। तो उस स्टैंडर्ड्स को कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली स्टैंडर्ड्स है, ठीक है दोस्तों, ताकि ये स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे के पूरे दुनिया में ये स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, ताकि लोग आसानी से अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को समझ पाएँ दोस्तों। इस लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जो कि हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, याद होगा आप लोगों को। मैंने 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों को समझाए थे और उसके कुछ ट्रिक भी बताए थे दोस्तों। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं क्या है ये। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है दोस्तों? जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं वो बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं एट कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों, ये कहा गया है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के वो रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक में एट कॉस्ट प्राइस। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कोई मशीनरी है दोस्तों, कोई मशीनरी को आप यदि बुक में रिकॉर्ड कीजिएगा तो कैसे रिकॉर्ड कीजिएगा? तो उसके कॉस्ट प्राइस को मेंशन कीजिएगा, यानी कि जिस अमाउंट पे जो अमाउंट सप्लायर को मिला, ठीक है दोस्तों, और प्लस एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिंगिंग एंड इंस्टॉलिंग द मशीनरी। तो जो कॉस्ट प्राइस था वो तो लिखेंगे, साथ ही साथ उस मशीनरी को लाने का जो प्राइस था दोस्तों वो भी हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम लोग बुक में मेंशन करेंगे कॉस्ट प्राइस को। अब देखिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं? सबसे पहला अप्लाई करते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उनके प्रेजेंट वैल्यू में, और जिस आइटम का कोई भी कॉस्ट नहीं है उसे रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। तो समझ सकते हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंस है। दोस्तों देखिए, बुक्स को आप कवर कीजिएगा तो काफ़ी टाइम भी लगेगा और उसमें ये भी नहीं पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और मेरे इस लेक्चर से पढ़िएगा दोस्तों तो आपको कम समय लगेगा, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, और ये पता चलेगा क्या पढ़ना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इस नोट्स के इंपॉर्टेंस को। यदि आपको इस नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, चैनल के मेंबर हो जाइए। आपको हर एक लेसन का PDF एकदम सिक्वेंसली मिलता रहेगा दोस्तों। आइए हम लोग कॉस्ट कंसेप्ट के बाद अपने नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं, जो कि है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं दोस्तों। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि अकाउंट के बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं दोस्तों, उसको मनी के टर्म में मेजर किया जाएगा। यही कहता है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि मनी का फॉर्म है। समझ रहे हैं दोस्तों, जितने भी ट्रांजैक्शन है सभी को मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सेल्स है, वेजेज है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो ये सभी के सभी चीज़ को हम लोग मनी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब देखिए इसको अप्लाई क्या करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रोप्राइटर है, उसका हेल्थ है दोस्तों, तो उसको हम लोग उसके हेल्थ को लिखते हैं क्या बुक में? बिल्कुल नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं उसके हेल्थ का भी ग्रेटर इम्पैक्ट है ओवरऑल बिजनेस पे। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यदि मान लीजिए वो हेल्दी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बिजनेस जो होगी वो लो होगी, डाउन होगी। लेकिन क्या हम लोग उसके हेल्थ को लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है दोस्तों। तो हमें हेल्थ को एक ऐसे टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा जो कि मनी को मेजर कर रहा है। अब देखिए, थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या करता है? इट सेपरेट्स द एंटिटी ऑफ प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, प्रत्येक कोई भी बिजनेस है, ठीक है दोस्तों, उसके एक ऑनर होंगे जिसे हम लोग शेयर होल्डर, हिस्सेदार भी कहते हैं दोस्तों। और वो ऑनर क्या करते हैं? कैपिटल इन्फ्यूज करते हैं उस बिजनेस में, पूंजी लगाते हैं सिंपल भाषा में बोले तो वो जो कैपिटल है दोस्तों, ऑनर का जो कैपिटल है वो उस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है दोस्तों, वो एसेट नहीं है। दैट कैपिटल इज ट्रीटेड लाइक लायबिलिटी।
दो चीज़ें होती हैं हमारे बैलेंस शीट में, एक एसेट और एक लायबिलिटी, आप लोग जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, वो जो ऑनर का कंट्रीब्यूशन है जो कि कैपिटल है, वो बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों, वो एक लायबिलिटी है। तो ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो यही बताता है कि प्रोपराइटर का जो एंटिटी है उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन से अलग कर दो। इट सेपरेट्स द एंटिटी ऑफ प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब देखिए एप्लीकेशन में बताता हूँ इसका। देखिए, जितने भी मनी प्रोपराइटर ने विथड्रॉ किए, ठीक है दोस्तों, तो उसे हम लोग सेपरेटली ट्रीट करते हैं ड्राइंग के रूप में। चलिए, ये था हमारा थर्ड कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। चौथा कंसेप्ट है दोस्तों रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बताता है कि व्हेन इज द रेवेन्यू ट्रीटेड एज रियलाइज और अर्न। हमारे पास यदि कोई रेवेन्यू आ रहा है दोस्तों, तो उसे हम लोग कब रियलाइज समझेंगे या कब उसे अर्न समझेंगे, ये कंसेप्ट यही बताता है हमें। अब कब समझेंगे वो मैं बताता हूँ। इट इज ट्रीटेड एज रियलाइज ऑन दैट डेट व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास टू द बायर एंड ही बिकम लायबल टू पे। समझिएगा दोस्तों, कोई भी रेवेन्यू रियलाइज कब होगा, वो ये बताता है कि जब गुड्स का जो प्रॉपर्टी था वो उस खरीदार के पास पहुंच गया और वो जो है पेमेंट के लिए तैयार हो गया दोस्तों, तब हम कहेंगे कि हाँ, हमारा जो रेवेन्यू है वो रियलाइज है। मतलब जो भी खरीदार था, जो भी हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी मैन्युफैक्चरर हैं दोस्तों, तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा वो जब पेमेंट के लिए लायबल हो जाएगा, तब हम समझेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो रेवेन्यू है वो रियलाइज है। इसका एप्लीकेशन मैं बताता हूँ। यदि कोई सामान, यदि कोई गुड्स बेचा गया है अप्रूवल बेसिस पे, तो उसे हम लोग सेल में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन उसे हम लोग कॉस्ट के रूप में लेते हैं दोस्तों। तो ये रियलाइजेशन कंसेप्ट का एक एप्लीकेशन है। इसके बाद आता है दोस्तों हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बिजनेसेस में, बिजनेस जितने भी होते हैं सभी के सभी बिजनेस में रिकॉर्ड करना आवश्यक है। क्या रिकॉर्ड करना, तो अपने एसेट को रिकॉर्ड करना। कहाँ रिकॉर्ड करना, तो अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो उस एसेट के लिए कितना अमाउंट पे किया गया है, इसे रिकॉर्ड करना काफ़ी आवश्यक है किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस में। तो यही कहलाता है हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट। दोस्तों, जीआईबी के एग्जामिनेशन में इन सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को पता होगा, इसीलिए सरल शब्दों में समझना काफ़ी आवश्यक है और नोट्स रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में वही नोट्स आपके लिए काम आएगी। लास्ट टाइम रिवीजन में आप वीडियो को नहीं देखिएगा दोस्तों, लास्ट टाइम रिवीजन में आप क्या कीजिएगा, वो नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आपके पास टाइम की कमी है तो मैं अपना नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको नीचे लिंक मिलेगा, उसमें मेंबरशिप आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगला जो कंसेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये क्या बताता है कि बिजनेस एंटिटी जो है अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रखेंगी फ्यूचर में भी, और वो लिक्विडेट नहीं करेंगी। लिक्विडेट यानी कि आप समझते होंगे दोस्तों, लिक्विडेट हो जाना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वो लिक्विडेट नहीं करेगी या उसको फोर्स नहीं किया जाएगा ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करने के लिए। ये मान के चलती है बिजनेस कि मैं फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होऊंगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये कहने का मतलब है, यही है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है दोस्तों, डेप्रिसिएशन में। कंपनी मान के चलती है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा फॉरएवर के लिए, फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड के लिए उनका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, और जो एसेट है, वो एसेट जो बिजनेस में उन्होंने लगाया हुआ है वो जब तक फुल्ली डेप्रिसिएट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। एंड द एसेट विल बी यूज, वो तब तक यूज होगा जब तक वो फुल्ली डेप्रिसिएट नहीं हो जाए। तो ये उनका एक एजम्पशन है दोस्तों, और इसे ही हम लोग यूज़ करते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं हर एक बार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सातवां कंसेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम से ही क्लियर है दोस्तों, हमें क्या करना है, मैच करना है। तो किसे मैच करना है, तो किसी सर्टेन पीरियड के इनकम को उस सर्टेन पीरियड के एक्सपेंस से मैच करना है। सिंपल सी बात है, मतलब जितना खर्चा हुआ और जितना हमने कमाया, दोनों को मैच करना है, सिंपल सी बात है। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो जितने भी एडजस्टमेंट किए जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में दोस्तों, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, तो उन्हें हम लोग फाइनल अकाउंट में लिखते हैं दोस्तों। हम लोग आगे देखेंगे फाइनल अकाउंट क्या है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी एडजस्टमेंट हमने किया है उसे हम लोग कहाँ मेंशन करेंगे, उसे हम लोग फाइनल अकाउंट में मेंशन करेंगे, ताकि मैच हो जाए, हमारा जो इनकम साइड है और हमारा जो एक्सपेंस साइड है वो मैच हो। तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, तो उस एडजस्टमेंट को हम लोग कहाँ मेंशन करेंगे, तो फाइनल अकाउंट में मेंशन करेंगे। आठवां जो हमारा प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब देखिए, इस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अकाउंटिंग पीरियड एक स्पैन ऑफ टाइम है, ठीक है, कवर्ड बाय अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब दोस्तों, अकाउंटिंग के कुछ मेन कन्वेंशन है, जो कि मेन 4 कन्वेंशन है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहला जो कन्वेंशन है वो है अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, डिस्क्लोजर यानी कि पूरा कुछ सब कुछ डिस्क्लोज करो।
करने का क्या मतलब हुआ कि जितने भी एंट्रीज दिए जाते हैं हमारे अकाउंट के बुक में वो इस तरह किए जाते हैं सच दैट दे प्रोवाइड ऑनेस्टली ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। यानी कि हमारे बिजनेस की, हमारी अर्थव्यवस्था की जितनी भी गतिविधियां हैं सभी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें एंट्री से मिल जाए। तो ऐसे हमें रिकॉर्ड करना है एंट्री को, ये ध्यान में रखते हुए। तो ये ध्यान रखना है कि हम फुल्ली डिस्क्लोज कर रहे हैं सभी चीज़ों को, कुछ भी हिडन नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों? अकाउंटिंग का नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कन्वेंशन है, वो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियली। अब कन्वेंशन ऑफ मटेरियली को समझते हैं। ये कहता सिंपल शब्दों में ये है कि जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है उनको ही रिकॉर्ड करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है क्या? तो ये तो दोस्तों मटेरियल का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आइटम इन्वॉल्व एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द बिजनेस। तो जो आइटम्स इन्वॉल्व है उनका क्या वैल्यू है और दोस्तों बिजनेस का क्या सर्कमस्टांस है, ये दो फैक्टर डिसाइड करता है कि हमारा मटेरियल किस तरह का है। अब है दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ऑब्वियसली बात है कंजर्व करना, आप लोग पढ़े ही होंगे फिजिक्स में, कंजर्व करना। तो ये क्या कहता है कि जितने भी लॉसेस हैं उसे कंसिडर करो जब हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी प्रॉफिट आया है उसे इग्नोर करो। सिंपल सी बात है दोस्तों, प्रॉफिट को इग्नोर करना है और लॉसेस को कंसिडर करना है। यही बताता है हमारा कंसेप्ट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है दोस्तों, कंजर्वेटिज्म। और लास्ट जो कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। नाम से ही क्लियर दोस्तों, कंसिस्टेंसी रहना। तो यदि मान लीजिए हमने किसी मेथड को किसी पर्पस के लिए सेलेक्ट किया है तो उसको रेगुलरली आप फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन तक किया फिर आप दूसरे मेथड को फॉलो कर रहे हैं। आपको कंसिस्टेंस रहना है दोस्तों, आपको एक कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, आपको अपने रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर 4 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, एक बार रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहला था हमारा फुल डिस्क्लोजर, दूसरा था हमारा मटेरियली, तीसरा था कंजर्वेटिज्म और चौथा था हमारा कंसिस्टेंसी। बस नाम में ही समझिए, नाम से क्लियर रखिए चीज़ों को। नाम जैसे बोला आपको कंजर्वेटिज्म, आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि प्रॉफिट को नहीं लेना है और लॉस को लेना है। जैसे आपको बोला दिमाग में कंसिस्टेंसी है, कीवर्ड बताना चाहिए। और हाँ, कंसिस्टेंसी मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सभी को हमें कंसिस्टेंट वे में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यही तो है, कीवर्ड्स को पकड़ना है हर एक चीज़ों का। अच्छा, अब एक लास्ट टॉपिक है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का, वो है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग का क्या क्या सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग तो रिकॉर्ड कीपिंग ही तो समझ रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आप देखेंगे कि रिकॉर्ड कीपिंग का क्या क्या सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। तो एक सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को सिंगल एंट्री से रिकॉर्ड करता है। ये यूज करता है सिंगल एंट्री, नाम से ही क्लियर है, एक ही एंट्री होगा। मतलब यदि कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो ये एक ही एंट्री बुक में मेंशन करेगा। और एक है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या कहता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका अमाउंट को रिकॉर्ड करना है मिनिमम 2 अकाउंट्स में। तो मतलब 2 लोगों का अकाउंट प्रभावित होगा एक ट्रांजैक्शन के कारण, तो एक जगह डेबिट होगा और एक जगह क्रेडिट होगा। और बेसिकली हम लोग जो अभी फॉलो करते हैं वो कौन सा सिस्टम होता है बताइए? वो डबल एंट्री सिस्टम होता है ना। मान लीजिए आपने किसी से पैसा लिया या आपने किसी को पैसा दिया, तो आपके अकाउंट में भी वो डेबिट के रूप में जाएगा और जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके अकाउंट में वो क्रेडिट के रूप में जाएगा। तो यही तो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और सिंगल एंट्री सिस्टम अब वो वेग हो चुका है, अब वो फॉलो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मॉड्यूल बी यूनिट 7। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने सिंपल शब्दों में आप लोगों को सरल शब्दों में समझाया है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा इस लेसन को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक का एक ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे GIB एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। PDF आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। धन्यवाद।